हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ पीजीटी कॉमर्स। अभी तक जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो आप जाकर उसको भी देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग अप्रोच के बारे में बता दूं कुछ, फिर क्वेश्चंस देखते हैं इसके। तो नेट इनकम अप्रोच किसने दिया था भाई? ड्यूरेंट ने दिया था। और इनका मानना ये था कि अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस करेंगे तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी चेंज आएगा, और जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ द फर्म में भी चेंज आना है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? अगर कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब फाइनेंशियल लिवरेज होता है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर डेट को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, मतलब बॉन्ड या डिवेंचर्स को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, तो इससे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट में भी चेंज आएगा, और जिससे वैल्यू ऑफ द फर्म में भी चेंज आएगा। सेकंड पॉइंट क्या है इसका? थर्ड पॉइंट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट्स आर इक्वल, मतलब कांस्टेंट, सॉरी। तो ये दोनों क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट, और कॉस्ट इक्विटी क्या है यहाँ पर? ग्रेटर देन होता है कॉस्ट ऑफ डेट से। और देखो यहाँ पे क्या लिखा लास्ट पॉइंट में कि इंक्रीज इन डेट, और सॉरी इंक्रीज इन डेट, अभी यहाँ पे डेट्स है, ये गलती से डेट हो गया। इंक्रीज ऑफ डेट्स इन कैपिटल स्ट्रक्चर विल लीड टू डिक्रीज इन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड हैंस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म। तो क्या होता है, जैसे जैसे अगर हम डेट को इंक्रीज करेंगे तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होएगी, और इसकी वजह से वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो जाती है हमारी? इंक्रीज। कहने का मतलब क्या होता है यहाँ पर? कुछ इस तरीके से बनता है। ये लाइन होती है हमारी के ई की, और ये लाइन होती है हमारी के डी, कॉस्ट ऑफ डेट। और अब स्टार्टिंग में हमारा यहाँ पर है ओवरऑल कॉस्ट। जैसे जैसे लिवरेज, ये लिवरेज है, अगर लिवरेज इंक्रीज करते हो तो हमारी लिवरेज इंक्रीज करने से ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की लाइन है, तो ये डिक्रीज होती चली जाती है, और इसके डिक्रीज होने से वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा नेट इनकम अप्रोच। तो दूसरे अप्रोच देखते हैं, नेट ऑपरेटिंग अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग अप्रोच में क्या है? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ही है, ये भी हमारा ड्यूरेंट ने दिया था। और यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज। अगर हम क्या करेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब के जीरो क्या रहेगा? कांस्टेंट। और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कांस्टेंट, तो यहाँ पर के जीरो क्या कांस्टेंट है? ऊपर वाले पॉइंट से ही क्लियर है, क्योंकि चेंज करने से इसमें चेंज नहीं आ रहा, तो के जीरो ही कांस्टेंट रहेगा। और चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर विल लीड टू चेंज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में चेंज होगा, ध्यान रखना। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, डायग्राम दिखाऊं तो आपको, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे करके बनेगा। तो ये हो गया हमारा के ज़ीरो, और ये हो गया हमारा के डी। ठीक है, और स्टार्टिंग हमारा के ई यहाँ से, तो जैसे लिवरेज इंक्रीज करोगे तो आपकी के ई इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये इस तरीके से डायग्राम है हमारा। ठीक है, तो ये तो हमारे दोनों अप्रोच हो गई। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं, चलो। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर भाई? According to which approach the use of more and more debt financing in capital structure does not affect the risk perception of investor? कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप डेट इंक्रीज करोगे तो के ई में कोई चेंज नहीं आएगा। तो के ई में कब चेंज नहीं आता भाई? नेट इनकम अप्रोच में। ठीक है, तो नेट ऑपरेटिंग अप्रोच में चेंज आता है। और एमएम मॉडल को बहुत लेंथी है, इसलिए हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा बता देंगे एमएम मॉडल क्या है। ठीक है, तो नेट इनकम अप्रोच में कोई चेंज नहीं आता के ई में। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू नेट इनकम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच इट अज्यूम दैट, क्या अज्यूम करता है? के डी इज लेस देन के ई, के डी इज ग्रेटर देन के ई, के डी इज इक्वल टू के ई। तो इक्वल तो हुआ नहीं, हमने पढ़ा था, और के डी ग्रेटर भी नहीं होगा। ठीक है, और के डी इज लेस देन बताया था ना भाई इसका डायग्राम। नेट इनकम अप्रोच में हमारा ये होता है के ई, और ये होता है के डी। तो के डी इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो पहला आंसर इसका करेक्ट है। देखते हैं, चलो थर्ड क्वेश्चन अब। in which approach the weighted average cost of capital, that is K0, decreases when we use more and more debt fund? अगर हम जितना ज़्यादा डेट को इंक्रीज करेंगे तो K0 डिक्रीज होता चला जाएगा। तो अभी बताया था किस में होता है, ये हमारा के ई
और ये हमारा के डी, तो के डी के बराबर किस में होता है, नेट इनकम अप्रोच में। ठीक है, तो अभी डिस्कस किया था, तो इसका आंसर हमारा नेट इनकम अप्रोच है। ठीक है, 24 में क्या हो गया भाई, अकॉर्डिंग टू विच अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। अब वैल्यू ऑफ द फर्म किस में अफेक्ट होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से। तो एक ही इसका आंसर है, बस एक ही आंसर में ध्यान रखना, वो है नेट इनकम अप्रोच। इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर से अफेक्ट नहीं होती, ना ही इसमें अफेक्ट होती है। ठीक है, ध्यान रखना, ना ही नेट ऑपरेटिंग इनकम में कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करने से वेटेड एवरेज में वैल्यू ऑफ द फर्म में कोई चेंज नहीं आता है। 25 क्वेश्चन देखते हैं भाई। MM मॉडल प्रोवाइड अ बिहेवियरल जस्टिफिकेशन ऑफ विच अप्रोच। बिहेवियरल जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है किस अप्रोच का। तो देखो MM मॉडल जो है ना, NOI नेट ऑपरेटिंग इनकम का एक एक्सटेंशन पार्ट है, तो एक्सटेंशन पार्ट बताता है इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ठीक है, तो जस्ट MM मॉडल ने क्या करा था, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके एक्सप्लेन किया था बिहेवियरल जस्टिफिकेशन के साथ, जिसमें इसने क्या लगाया था, आर्बिट्राज प्रोसेस लगा के दिखाया था कि किस तरीके से एडवांटेज नहीं उठाया जा सकता। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट एज पर पोर्टर्स मॉडल इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो इसमें से कौन सा मतलब कंपोनेंट नहीं है। तो देखो 5 जो इसका मॉडल दिखाऊंगा आपको, तो ये कुछ इस तरीके से इसका मॉडल है। वेयर मार्केट वेयर बिजनेस कम्पीट, एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, और यहाँ पे क्या सोर्सेस ऑफ कम्पिटेटिव एडवांटेज। तो ये 4 हमारे फोर्सेस है, कंपोनेंट है। कॉस्ट लीडरशिप, कॉस्ट फोकस्ड, और यहाँ पर अगला है डिफरेंशिएशन लीडरशिप और डिफरेंस फोकस। तो ये 4 हमारे कंपोनेंट है। तो वहाँ पर हमारे क्या पूछा गया था कि इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है। तो प्लेस नहीं था, तो इसका मतलब प्लेस को हटा दोगे। ठीक है ना, तो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी भी है, कॉस्ट लीडरशिप भी है, फोकस्ड भी है, और एक डिफरेंस स्ट्रेटजी भी है। ठीक है, तो ये सारे हमारे इसका हमारा आंसर है ए। तो अच्छा देखो, माइकल पोर्टर मॉडल एक 5 फोर्सेस मॉडल भी है माइकल पोर्टर का। ठीक है, जो बताता है एनालाइज करके देखो ये बताता है एनालाइज 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस दैट शेप एवरी इंडस्ट्री, हेल्प इन डिटरमाइनिंग एन इंडस्ट्रीज वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। तो ये डिटरमाइन करता है इंडस्ट्री की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को। ठीक है, मतलब बेसिकली इट इज़ हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग स्ट्रेटजीज अगेंस्ट कम्पिटिटर्स। और ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है कि माइकल पोर्टर ने कौन सी बुक लिखी थी। तो माइकल पोर्टर ने बुक लिखी थी, सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें। बुक थी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग सुपीरियर परफॉर्मेंस। तो ये बुक का नाम याद रखना, किसने लिखी थी, माइकल पोर्टर ने। ठीक है, तो ये 5 फोर्सेस, अगर 5 फोर्सेस को बताऊं तो कौन कौन से 5 फोर्सेस है। कॉम्पिटिटिव कंपटीशन इन द इंडस्ट्री एक फोर्स है। पोटेंशियल ऑफ ए न्यू एंट्रेंट्स इन इंडस्ट्री। ठीक है, पावर ऑफ सप्लायर, पावर ऑफ कस्टमर, थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। तो ये 4 ऐसे फोर्सेस है जिसके हेल्प से कंपनी अपनी स्ट्रेटजी डिटरमाइन कर सकती है, निश्चित कर सकती है कि क्या करना है फ्यूचर में। ठीक है, ये माइकल पोर्टर ने अपनी बुक में मेंशन किया था, और बुक का नाम क्या था, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग सुपीरियर परफॉर्मेंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब आज का। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मेथड इज एसेंशियली एज एन इंटीग्रेडेंट रेशियो एनालिसिस। तो कौन सा इंग्रेडिएंट रेशियो एनालिसिस है। देखो BCG रेशियो एनालिसिस का पार्ट नहीं है, तो इसको कट करो। ठीक है, कैश फ्लो भी रेशियो एनालिसिस का पार्ट नहीं, इसको कट करो। और ट्रायल बैलेंस भी रेशियो एनालिसिस का पार्ट नहीं है, कट करो। तो बचा क्या, ड्यू पॉइंट एनालिसिस। तो ड्यू पॉइंट एनालिसिस हमारा रेशियो एनालिसिस का पार्ट है, तो इसका आंसर ड्यू पॉइंट एनालिसिस है। तो BCG मैट्रिक्स क्या है, इसका मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में, इसको देखना। और कैश फ्लो मतलब होता है कि कितना कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है, तो इसकी स्टेटमेंट जो बनाते हैं उसको कैश फ्लो एनालिसिस कहते हैं। और ट्रायल बैलेंस ये बताता है कि ऑल द डेबिट्स मस्ट बी इक्वल टू ऑल द लेजर बैलेंस मस्ट बी इक्वल टू डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अच्छा ड्यू पॉइंट एनालिसिस क्या है, इसको देख लेते हैं एक बार, चलते हैं। ड्यू पॉइंट एनालिसिस क्या है, देखो ड्यू पॉइंट एनालिसिस इज ए एक्सटेंडेड एग्जामिनेशन ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब जो रिटर्न ऑन इक्विटी का जो फॉर्मूला है, तो एनालिसिस है, उसका एक एक्सटेंडेड पार्ट है। मतलब ये ब्रॉडर सेंस में बताता है कि आप फर्म की जो रिटर्न इन इक्विटी है कितना है, ब्रॉडर सेंस में। ठीक है, बस उसको थोड़ा एक्सटेंड करके बताया हुआ है। तो ड्यू पॉइंट एनालिसिस में 3 फैक्टर को लिया गया, नेट प्रॉफिट मार्जिन,
एसेट टर्नओवर, फाइनेंशियल लिवरेज। और ये किसने डेवलप किया था, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, डियो पॉइंट कॉरपोरेशन ने। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज प्राइमरली नॉट ए फाइनेंस फंक्शन। तो इसमें से कौन सा फाइनेंस फंक्शन नहीं है। तो देखो बेसिकली जो फाइनेंस फंक्शन नहीं है वो हमारा ए पार्ट है, डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन, क्योंकि ये फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है। और फाइनेंसिंग डिसीजन हमारा पार्ट है, ये भी है ये भी है, लेकिन ये नहीं है। तो आंसर हमारा क्या होगा, ये वाला। ठीक है, ए, क्योंकि फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ही पार्ट है, फंक्शन है। ठीक है, और 29 क्वेश्चन आज का। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सब्सिडरी बुक इन अकाउंटिंग। तो कौन सी इसमें से सब्सिडरी बुक नहीं है। तो सब्सिडरी बुक इसमें से हमारा सी पार्ट है। तो इसमें से सी, जर्नल बुक सब्सिडरी बुक नहीं है। कैश बुक, सेल्स बुक और रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक आर दी सब्सिडरी बुक। और एक परचेज रिटर्न बुक भी होती है, वो भी सब्सिडरी बुक है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। The excess of current assets over current liability in typical financial term is called। मतलब जब current assets करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा होती है तो उसको क्या कहते हैं, सिंपल सा वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल तो नहीं है, एक तो नेट है होते ग्रॉस है, तो इन दोनों में से एक आंसर है। तो देखो इसका आंसर है नेट। अब ग्रॉस का मतलब क्या होता है, सिंपल, जब आप टोटल करंट असेट्स को कंसीडर करोगे, व्हेन वी कंसीडर टोटल करंट असेट्स, तो वो हमारी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।